मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिस घटना ने एक समय पर अजमेर राजस्थान में एक स्थान जो कि विद्यार्थियों को याद रहता है आरपीएससी के कारण, धार्मिक मान्यताओं को रखने वाले के लिए याद रहता है क्योंकि यहां पर ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा जी का पवित्र स्थल तीर्थराज पुष्कर स्थित है और वहीं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन चिश्ती की दरगाह का स्थान राजस्थान के इस अजमेर में स्थित है। यह अजमेर जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह आज सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 21 तारीख को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है अजमेर 92। अजमेर 92 में अजमेर शब्द का उपयोग क्यों है और 92 क्या बताता है, तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि अजमेर 92 असल में अजमेर में वर्ष 1992 में घटी हुई एक घटना को याद दिलाता हुआ एक वाकया है। ऐसा क्या हुआ था 1992 में? साथियों, 1992 के दौर में या फिर यह कहिए कि 1992 में अजमेर में एक अखबार में सुर्खी छपी और उस सुर्खी में यह बताया गया कि इस जिले की या इस शहर की कई रसूखदार महिलाएं, बच्चियां कुछ दरिंदों की हवस का शिकार हो गई हैं। सुनते ही जहां आपकी एक बार में रूह कांप उठती है, लेकिन यदि इसके बाद में आपको यह पता चले कि यह संख्या 1, 2, 5, 10 नहीं 100 के पार है, तो आपके दिमाग में अचानक सोचने का कारण बनने लगेगा। आप विचार करने लगेंगे कि इतनी बड़ी घटना का अंदाजा क्या पहले किसी को नहीं था, या फिर इतनी बड़ी घटना हुई तो 1992 में अचानक कैसे घटी? आज के सेशन में आप इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक ऐसी घटना के बारे में आप विस्तार से जानेंगे कि जैसे जैसे इस घटना का अखबारों में जिक्र होना शुरू हुआ, दूसरी ओर बच्चियों के द्वारा सुसाइड का दौर शुरू हो गया। ज्ञात नंबरों के अनुसार 6 से अधिक लड़कियों द्वारा सुसाइड किया गया। आज के सेशन में इस पूरी कहानी को परत दर परत आप जानेंगे कि अजमेर जो कि राजस्थान के केंद्र में स्थित स्थान, जिसे अंग्रेजों ने कभी अपना प्रोविंस बनाकर रखा था, राजस्थान के लिए बहुत मान्यता रखने वाली जगह है, अचानक ऐसे दौर में कैसे पहुंची, चलिए विस्तार से बताते हैं। साथियों, बात है वर्ष 1990 से 1992 की। 1990 से 1992 के दौर में अगर अजमेर में कोई व्यक्ति अपनी बच्ची के लिए रिश्ता करने जाता या कोई लड़के वाला अपने लिए बहू तलाशने जाता, तो वो प्रेस रिपोर्टर से ये पूछकर जाया करता था कि जिस घर के लड़के वाले रिश्ते लेकर जा रहे हैं उस लड़की के साथ कहीं कोई दरिंदगी तो नहीं हुई। यानी उस दौर में वर्ष 1990 से 92 के दौर में जो बच्चियां अजमेर में रह रही थी, लड़के वालों की नजर में उन सब पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का बहुत बड़ा कारण था 1992 में रिलीज हुई वो घटना, जिसके ऊपर यह फिल्म वर्ष 1992 के आधार पर अजमेर 1992 बनी है। क्या इस फिल्म को लेकर कहीं किसी तरह का विरोध है? बिल्कुल है। यहां पर जमीयत उलमा ए हिंद ने हिंदी फिल्म अजमेर 92 पर बैन लगाने की मांग की थी। जून 5 हिंदू में छपी खबर के अनुसार जमीयत उल उलमा इन हिंद के अनुसार इस फिल्म पर बैन इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि यह समाज के अंदर खाई बढ़ाने का कार्य करेगी। ऐसा क्यों? क्या इस घटना के अंदर हिंदू मुस्लिम एंगल भी है क्या? संभवतः हां। तभी इस घटना में जमीयत उलमा ए हिंद का नाम निकल कर आता है। लेकिन जमीयत उलमा ए हिंद की रिएक्शन पर हाई कोर्ट ने उनके पिटीशन को रद्द कर दिया और कहा कि वो इस मूवी पर बैन नहीं लगाएगा। और यही कारण है कि यह मूवी 1 जुलाई 21 के दिन रिलीज हो जाती है। रिलीज हुई इस फिल्म के अंदर जिस तरह की बातें ट्रेलर के माध्यम से दर्शाई गई हैं, उस सारी बातों का हम जिक्र करेंगे क्योंकि दावा है इस फिल्म के निर्माताओं का कि अजमेर 92 उन 250 लड़कियों की कहानी है जिन्हें जाल में फंसाया गया, जिनका रेप किया गया और फिर उन्हें सिलसिलेवार तरीके से ब्लैकमेल किया गया। इस केस में सबसे पहले अजमेर की एक स्कूल की लड़की को फंसाकर उसके न्यूड फोटोज क्लिक किए गए थे। उसके बाद फोटोज के आधार पर उस लड़की को और लड़कियों को इस खेल में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था और फिर एक चेन बनती चली गई जिसमें कई लड़कियां शिकार बनी। सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है फिल्म अजमेर 92 को पुष्पेंद्र सिंह ने निर्देशित किया है। फिल्म करण वर्मा, सुमित सिंह, अलका अमीन, राजेश शर्मा, ईशान शर्मा, महेश बलराज, ब्रजेंद्र काला, मनोज जोशी समेत कई कलाकारों के द्वारा निर्मित की गई है। अजमेर 92 की अब असली कहानी क्या है, इसकी शुरुआत करते हैं।
साथियों, असल में साल था 1992 का, तारीख थी 21 अप्रैल। एक लोकल अखबार एक खबर प्रकाशित करता है, नाम है अखबार का दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के अंदर, जो कि एक स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार है, उसके युवा रिपोर्टर के द्वारा, संतोष गुप्ता के द्वारा एक खबर प्रकाशित की जाती है जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। खबर में लिखा था कि स्कूली छात्राओं को उनके नग्न फोटो क्लिक करके ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार हो रही थी। जब इस शीर्षक के साथ कि बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार हो रही हैं, तो इस अखबार में छपी इस खबर ने समझिए कि अजमेर के अंदर भूचाल ला दिया। एक पत्रकार के द्वारा इस प्रकार की खबर को उजागर होने के बाद आप समझ सकते हैं कि उस युवा पत्रकार पर किस प्रकार का प्रेशर रहा होगा, क्योंकि समाज के कई रसूखदारों की बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछल रहा था। इस घटना के बाहर आने के बाद स्कूल और कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियां जो जाल में फंसकर यौन शोषण की शिकार हुई थी, उन लड़कियों में से कई के साथ गैंग रेप भी किया गया। हालांकि उस दौरान इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं निकली और इस घटना को दबाने की कोशिश की गई। ये कैसे हो गया, कौन है, किसके साथ हुआ, अब क्या करें, कैसे करें। वो जमाना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये कानों कान खबर समझने लगी, फैलने लगी, खुसुर फुसुर यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और इस घटना को फैलने में समय नहीं लगा। बड़ा सवाल, पता कब चला इस स्कैंडल के बारे में? क्या अचानक हुई घटना थी जो कि एक पत्रकार द्वारा ब्रेक की गई? नहीं। अजमेर में हुए इस ब्लैकमेलिंग कांड की खुलासे नवज्योति के चीफ एडिटर दीनबंधु चौधरी के द्वारा बताए गए बयान पर, जिसमें फिल्म के अंदर जिनका रेफरेंस भी है, जिसमें यह बात कही गई, अखबारों में जिनका नाम जिक्र लिया गया है, चीफ एडिटर दीनबंधु चौधरी बताते हैं कि 1992 में हमारे एक रिपोर्टर संतोष गुप्ता हुआ करते थे। वो एक खबर लेकर आए और उन्होंने उस खबर को पब्लिश किया, लेकिन उस खबर पर किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि वो बहुत सीरियस खबर थी। फिर भी वो मेरे पास आया, इस स्कैंडल की उन्होंने हमें जानकारी दी। ये बात है दीनबंधु चौधरी, जो कि एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं नवज्योति के। उन्होंने बताया कि अजमेर के अनाज मंडी में एक भरोसा लेबोरेटरी है। आपको मालूम होगा, आज के दौर में जहां आप मोबाइल के थ्रू फोटोज खींचते हैं, आपके पास में बहुत एडवांस कैमरा भी हो सकते हैं और हैंड टू हैंड आप फोटोज को आजकल ब्लैक एंड व्हाइट से आप कलर में निकालते नहीं हैं। आपको याद होगा, एक दौर था जब कैमरों के अंदर रील डला करती थी और आप नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए लेबोरेटरी जाया करते थे। दौर तो आज भी वही है, नेगेटिव से ही पॉजिटिव बनाकर लाया जाता है, लेकिन अब चूंकि आप मेमोरी कार्ड में खबरें लेते हैं, फोटोज लेते हैं और वो सीधे कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट दे दी जाती हैं। उस दौर में रील वाले कैमरे चला करते थे और उन रील वाले नेगेटिव्स को पॉजिटिव में बदलने के लिए अजमेर में एक अनाज मंडी क्षेत्र के अंदर एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था भरोसा लेबोरेटरी। वह फिल्म के नेगेटिव पर काम किया करती थी। उस लैब में एक शख्स आया और उसने 4 रील खरीदी, लेकिन उसने उस रील के बदले 4 गुने दाम दिए। बस वहीं खड़े हुए इस पत्रकार संतोष गुप्ता को यह बात हजम नहीं हुई। पत्रकार को लगा कुछ तो मामला गड़बड़ है, एक रील के 4 गुना दाम कैसे दिए जा सकते हैं। बस वहीं पर उसने अपने एक दोस्त को इंसिस्ट करके कहा कि यार इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है, हमें यह कहानी जाननी चाहिए। साथियों, पत्रकारों को या पत्रकारिता को समाज के अंदर अब ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में नाम मिला, वो संभवतः इसी प्रकार की खोजी पत्रकारिता के कारण संभव हुआ होगा। उस पत्रकार ने जब यह घटना जानना चाही तो उसको पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन जब वो जिद पर लगा रहा तो उसने 4 रील प्राप्त कर ली उस लेबोरेटरी से। और जब उसने वो रील देखी तो उस रील के अंदर लड़कियों के रेप वीडियोस और फोटोज थी। यह बात जब रिपोर्टर को पता चली कि इसमें न्यूड फोटोज हैं, तो न्यूड फोटोज की यह खबर लेकर वो अपने एडिटर के पास पहुंचता है। जैसे ही एडिटर को यह बात पता चलती है और उसके अंदर यह ध्यान दिया जाता है कि इसमें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को भी खुलेआम इन रील्स में दर्शाया हुआ है, तो यह समझने में देर नहीं लगी कि संभवतः इसका उपयोग ब्लैकमेलिंग में भी हुआ होगा। यही कारण है कि अखबारिता या पत्रकारिता में इस चीज को बड़े संवेदनशील तरीके से दर्शाते हुए फोटोज को, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन्हें गुप्त रूप से या उन्हें ढककर तस्वीरें प्रकाशित की गई, इस तरह से कि इसके कारण से लोगों को यह तो पता चल जाए कि मामला कितना संदिग्ध है, लेकिन किसी की भी पहचान पर आंच ना आए। जैसे जैसे यह बात आगे बढ़ने लगी, बार एसोसिएशन के सारे वकील इकट्ठे होने लगे, एसपी और कलेक्टर के पास पहुंचने लगे और फिर केस दर्ज करने की मांग की गई। कानूनी कार्रवाई इस घटना के बाद में शुरू की गई।
कानूनी कार्रवाई शुरू होने का दौर आता है। इस बारे में जैसे जैसे जानकारी आगे निकलती है तो फिर पता चलता है कि ये लड़कियां श्री हरि रोड जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, वहां पर एक कॉलेज था, उस कॉलेज की लड़कियां थी। एक दिन उसी नामी कॉलेज के बाहर एक लड़की रोती हुई जा रही थी। तभी कुछ रसूखदार लड़के वहां पहुंचते हैं। गाड़ी से जो लड़के कहीं जा रहे थे वो उस लड़की से उसके रोने का कारण पूछते हैं। वो लड़की रोते हुए अपना कारण बताती है कि वो इस कॉलेज में इसलिए दाखिला नहीं ले पाई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। उन लड़कों के द्वारा उस लड़की को ढांढस बंधाया जाता है और उस लड़की को फीस दे दी जाती है कि तुम जाओ और ये फीस इस कॉलेज में जमा कराकर अपना एडमिशन ले लो। बस एक बार पैसे के प्रलोभन से उस लड़की को अपने जाल में फंसाने वाले ये युवक भविष्य में उस लड़की के साथ क्या करने वाले थे, शायद ये उस लड़की को भी ज्ञात नहीं था। ये लड़के उस लड़की से फिर रोजाना मिलने लगे। एक दिन उस लड़की को घर छोड़ने के बहाने अपनी वैन में बिठाकर ये युवक उसे ले जाने लगे और उस लड़की को हटुंडी नामक स्थान पर स्थित अपने फार्म हाउस लेकर गए। उसके बाद उसके साथ रेप किया। फिर उन्होंने रेप के दौरान ही उसके साथ कई न्यूड तस्वीरें उतारी। इसके बाद वो उस लड़की को रोज बुलाते और उसका रोजाना रेप करने लगे। किसी को बताने पर कि यदि तुमने इस घटना को किसी को बताया तो ये फोटोज वायरल कर दी जाएंगी, इस प्रकार की धमकियां देने जाने लगी। कुछ दिनों बाद उन लड़कों ने कहा कि वो अपनी दोस्त को भी अपने साथ लाए और पहले तो उस लड़की ने इस घटना के लिए मना किया, लेकिन उसे ब्लैकमेल करने की जब धमकियां दी जाने लगी तो मजबूरी में वो लड़की अपनी दोस्त को भी यानी और महिला मित्र को भी लेकर वहां पहुंची। सेम यही दोहराव उसके साथ हुआ और एक चेन रिएक्शन बनती चली गई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इस तरह से उस कॉलेज की अधिकांश लड़कियों को एक जाल में फंसाने का कार्य किया जा रहा था। देखते ही देखते 100 लड़कियां इन दरिंदों की हवस का शिकार बन गई। करीब 250 लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स सर्कुलेट होने लगी। एक के बाद एक लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। जैसे ही इस अखबार की खबर बाहर आई तो गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका था। खबर में गिरोह के लोगों को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार से प्रभावशाली बताया गया था। लिहाजा शासन में समझिए कि भूकंप की स्थिति बनकर आ गई। समाजकंटक अपने कुकर्मों के साक्ष्य मिटाने लगे तो ओहदेदार उन उच्च रसूखदारों को खुद बचाने के लिए सामने आए। पीड़िताओं के परिवारजन अपने इज्जत के खातिर नाम ना बताने के लिए दबे पांव अपने बच्चों को लेकर किसी और शहर में शिफ्ट होने लगे। प्रशासन के लोग शासन के आदेश की पालना में, उधर शासन अपने सिंहासन और कुर्सी को बचाने में व्यस्त हो गया। बड़ा सवाल है, फिर ये फोटोज लीक कैसे हुई? जैसा कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि फोटोज को बनाने के लिए कैमरे का उपयोग किया गया। कैमरे में नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए लेबोरेटरी में ले जाने का उपयोग किया गया और वो जो लेबोरेटरी थी वो उन दरिंदों के ही किसी मित्र की थी, लेकिन उन मित्र ने अपने काम को अपने नौकरों से कराने का निर्णय लिया। बस यहीं से वो रील लीक हो गई। जिस लैब में ये न्यूड तस्वीरें दी गई थी साफ होने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए, यहीं पर जो कर्मचारी थे उनसे उनके मन में आए हुए लालच से ये तस्वीरें बाहर आ गई। पहले तो कुछ संगठित सरगना या फिर दरिंदे या फिर जो समाज कंटक, जो समाज के प्रभावशाली लोग थे, वो इस घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब इन तस्वीरों को देख करके वो कर्मचारी जो उस लेबोरेटरी में काम कर रहे थे वो भी लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल करने के नाम पर वो उन लड़कियों के सामने तस्वीरें लेकर हाजिर होते और फिर उनके साथ भी लैब वर्कर्स के द्वारा भी रेप किया गया। महिलाओं को अपने महिला होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। मानवता शर्मसार हो रही थी। इस घटना का जैसे जैसे प्रक्रम बढ़ता गया, 6 लड़कियों ने तब तक सुसाइड कर लिया। दैनिक नवज्योति की छपी इस खबर के अनुसार, जिसकी घटना की शुरुआत 1990 में हुई थी, यह घटना लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ गई कि आफ्टर ऑल ये रसूखदार कौन हैं जिन्होंने अपने पावर के दम पर आज तक अपना नाम बाहर नहीं आने दिया। धीरे धीरे जानकारी बाहर आने लगी तो पता चला कि कांग्रेस के नेता और अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम, जो कि सेवक होते हैं, वो इस कांड का असली गुनहगार था। मास्टरमाइंड अजमेर शहर के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष खादिम फारूक चिश्ती था, खादिम नफीस चिश्ती था और खादिम अनवर चिश्ती था। साथियों, जैसा कि आप सभी ने जाना कि दरगाह अजमेर शरीफ में जो सेवादार हैं, जो वहां का पूरा काम संभालते हैं, उन्हें खादिम कहा जाता है और उन्हीं खादिम के परिवार के लोग इसमें शामिल थे। सबसे बड़ा प्रश्न, पुलिस को फिर कब पता चला और कैसे पता चला?
पुलिस को पता चला अखबार के माध्यम से। अजमेर जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच में ही यह खुलासा पा लिया था कि गिरोह में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खुद्दाम ख्वाजा यानी खादिम परिवार के कई युवा रईसजादे शामिल हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी जान लिया था कि राजनीतिक रूप से युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी और आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी इस घटना में शामिल हैं। जिला पुलिस प्रशासन ने यह अच्छी तरह पता लगा लिया था कि पीड़िताओं के सामने आए बिना यदि किसी पर भी हाथ डाला जाएगा तो नगर में शांति और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। यदि शांति और कानून व्यवस्था संभाल भी लेंगे तो क्या पता इनमें अजमेर के किन किन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित परिवारों की बच्चियां प्रभावित हो जाएं। नगर में कौन कौन से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी या उच्च पदस्थ राजनीतिक जनप्रतिनिधि इसके साथ इनके तार जुड़े हैं। लिहाजा यह सोचकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के स्थान पर मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत करा दिया। तत्काल मुख्यमंत्री बीजेपी के शासन के भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे। भैरव सिंह शेखावत को जब यह जानकारी पता चली तो उन्होंने क्या किया? क्या मुख्यमंत्री को सब पता होते हुए उन्होंने कुछ किया अथवा नहीं किया? कहते हैं कि भैरव सिंह शेखावत ने शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देने और अपराधियों को नहीं छोड़ने के स्पष्ट संकेत देते हुए इस मामले में समुचित एक्शन लेने के लिए कहा। बावजूद इसके जिला पुलिस प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। उल्टा यह है कि इस दरमियान संभावित आरोपियों को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले साक्ष्य मिटाने और अजमेर से भाग जाने का अवसर मिल गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर बहुत बड़ी तरह से यह संभवतया समझ में आ चुका था पुलिस को कि जैसे ही यह घटना बाहर आएगी, ख्वाजा की जो दरगाह है जिसके प्रति लोगों के मन में आस्था है, लोगों के मन में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ने लगेगा। अजमेर के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब है सूफी संत के प्रति वो बिगड़ने लगेगी। इस बात को पुलिस भांप रही थी। साथ में यह भी था चूंकि यह कॉलेज अपने आप में एक प्रतिष्ठित कॉलेज था, इस कॉलेज की उन लड़कियों के बारे में जैसे जैसे खबर बाहर आएंगी तो संभवतया उस शहर के कई रसूखदार परिवारों के नाम बाहर आएंगे और ऐसी स्थिति में समाज के अंदर एक बहुत बड़ा स्थिति विकराल रूप धारण कर लेगी। क्या इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या कभी किसी भी गुप्तचर विभाग को पता चला? बिल्कुल था। ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग ने 5 माह पूर्व ही दे दी थी, लेकिन पुलिस अपनी एक प्रकार से जो समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की सो कॉल्ड जो जिम्मेदारी थी उसके चलते उसके गुनाह के पीछे इतनी सारी घटनाएं, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही घटना रिलीज लीक हुई उसके अखबार में छपी, उसके बाद एक एक करके सुसाइड होने लगे, लोग शहर छोड़कर जाने लगे। पुलिस इस बात को पहले भांप चुकी थी। खबर छपने के बाद भी कार्रवाई हुई या नहीं हुई? तो इसके बाद में जानकारी आती है कि शुरुआत में इस घटना पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। फिर इस युवा पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर प्रकाशित की और उस खबर में उसने लिखवाया कि छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे घूम रहे हैं। बस ये वो खबर थी दैनिक नवज्योति में छपी हुई जिसने पूरे शहर को अपने अंदर ये भाव पैदा करने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, अब चुप नहीं रहना है। इस खबर के साथ नग्न फोटो भी प्रकाशित किए गए। वो फोटो भी प्रकाशित किए गए जिससे अजमेर की छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सकता था। फोटो के प्रकाशन के बाद तो समूचे राजस्थान में जैसे तूफान आ गया। सीआईडी ने 5 माह पहले ही जो सूचना दे दी थी, इस बात को एक शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया। गृह मंत्री भाजपा के दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि 1.5 महीने पहले ही देख लिए गए थे ये अश्लील चित्र। गृह मंत्री के द्वारा 1.5 महीने पहले भी अश्लील चित्र देख लिए गए थे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जनता इस बात पर भड़क उठी। जनता ने अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ने लगा। नगर के जागरूक संगठन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो गए। स्कूल छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा किए जाने पर हिंदू लड़कियों के साथ जो हो रहा था उस पर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुट्ठियां तान ली और ब्लैकमेल कांड पर अजमेर को बंद कर दिया गया। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने मीटिंग कर शहर के बिगड़ते हालात और उन पर आपस में चर्चा को लेकर पीड़िताओं के साथ अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़िताओं को उचित न्याय दिलाने के लिए मार्ग खोजना शुरू किया। वकीलों के शिष्टमंडल ने तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता से मुलाकात की।
पुलिस अधीक्षक एमएन धवन की मौजूदगी में हुई वार्ता में रास्ता निकाला गया कि जिन आरोपियों को पहचाना जा चुका है उन्हें एनएसए लगाकर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर जेल में डाला जाए, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो और सांप्रदायिक सौहार्द बने। इसी बीच में जो जानकारी बाहर निकलने आने लगी उसमें लोगों के द्वारा यह समझ में आने लगा कि यदि इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया तो शायद इस घटना को बहुत लाइटली ले लिया जाएगा। इस दौरान पुलिस के द्वारा तो सारा काम किया जा ही रहा था, लेकिन एक घटना ने आग में घी का काम किया। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज का एक बयान जिसने समझिए कि अजमेर को गुस्से में उबाल दिया। ओमेंद्र भारद्वाज का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अजमेर की स्कूली छात्राओं के साथ किसी तरह का षड्यंत्र अथवा ब्लैकमेल नहीं हुआ है, बल्कि जिन 4 लड़कियों के साथ यौन शोषण होने के फोटो मिले हैं, पुलिस ने उनकी तहकीकात में पाया है कि उनका चरित्र ही संदिग्ध है। पुलिस के द्वारा इस तरह का बयान, वो भी बिना जांच के दिए जाने से एक पल के लिए तो संभव था कि लोगों के मन में गुस्से को शांत करने के लिए उपयुक्त था, लेकिन इस घटना में बहुत से पहलू कि क्या अगर लड़की का चरित्र ठीक नहीं है तो उसका ब्लैकमेल होगा, लड़की का चरित्र ठीक नहीं है तो क्या उसका रेप होगा, और ये पुलिस बताने वाली कौन होती है कि चरित्र सही है अथवा गलत। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम पर अजमेर उबल पड़ा। इसके बाद में लोगों ने अपने द्वारा प्रतिक्रिया देना शुरू किया। पुलिस के इस बयान के बाद जनता और भड़क गई। राजस्थान में सरकार के ऊपर बड़ा दबाव बनने लगा। जगह जगह मुजरिमों को गिरफ्तार करने और उन्हें बच्चियों को न्याय दिलाने की मांग उठने लगी और राजस्थान की भाजपा सरकार को उस समय इस प्रकरण को लेकर भारी दबाव सहना पड़ा। सवाल बना फिर उस समय के विपक्ष ने क्या किया। वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, ये उस समय कांग्रेस सरकार के मुखिया हुआ करते थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे हैं, जो अजमेर से आते हैं, रघु शर्मा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने ही अजमेर में स्कूली छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण के अपराध की निंदा करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने प्रकरण की जांच सीआईडी को कराने के लिए भाजपा सरकार पर दबाव बनाया। जनता और विपक्ष के दबाव के बाद जागी सरकार के द्वारा 30 मई 1992 को इस मामले को सीआईडी को सौंपा गया। आखिर 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के द्वारा जब सीआईडी को यह मामला सौंपा गया, जांच के आदेश दिए गए, तब जाकर इस जांच को आगे जांचने लगी। रिपोर्ट जब जांच निकल के आने लगी तो रिपोर्ट में कई प्रकार के खुलासे होने लगे। पुलिस की जांच में पता चला, फोटो का विश्लेषण करने पर पता चला कि ये लोग स्कूली छात्राओं को पहले अपने जाल में फंसाते, फिर उनकी अश्लील फोटो खींचते, फिर उनका ब्लैकमेल करते और इस प्रकार से उनका यौन शोषण करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। साथ ही उन अन्य लड़कियों को भी उनके साथ लाने का दबाव होता था जिन लड़कियों को ये गिरोह के लोग चाहते थे। रिपोर्ट में लिखा गया कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से प्रभावशाली युवा इस घटना में शामिल हैं। फोटो के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने 2-3 पीड़िताओं की पहचान होने पर पुलिस के इसमें जिक्र किया, मामले को अपने आगे तक जांचने के लिए संभावना दर्शाई। अजमेर पुलिस के द्वारा 31 मई को जांच अपने अनुसंधान के आधार पर जब जांच शुरू की गई तो उनमें जिन लोगों का नाम आया उसमें युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल, पुत्तन, नसीम उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोहिबुद्दीन, मैराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेजली उर्फ बाबना, हरीश तोलानी जैसे अपराधियों का नाम सामने आने लगा। इनकी तस्वीरें बाहर आई। फिर मामला बाहर कैसे खुला? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर रील धुलवाने से जो लैब थी वहीं से यह मामला बाहर निकल कर आया। फिर दिमाग में एक बड़ा सवाल बनता है कि जिनके साथ यह सब दुराचार हुआ उनका क्या हुआ और जिन्होंने ये दुराचार किया उनका क्या हुआ, गिरफ्तारी कैसे हुई। इसमें कई लड़कियां थी जो इस गलत काम के बाद भी खुद की पहचान छिपाकर रखना चाहती थी। इसी वजह से कई लड़कियों ने या तो अपने ठिकाने बदल लिए और कईयों ने अपने नाम बदल लिए। कई लड़कियों के बारे में तो जानकारी भी नहीं मिली, यहां तक कि कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने उन लड़कियों को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन इसके बाद भी अपनी इमेज को खराब ना होने के डर से महिलाएं सामने या बच्चियां सामने नहीं आई। बाद में एक एनजीओ के द्वारा वायरल फोटोज से पहचान कर 30 लड़कियों की पहचान की गई। फिर इस मसले तक बात पहुंची कि उन लड़कियों को पुलिस के पास शिकायत करने के लिए बुलाया जाए, लेकिन बदनामी के डर से अधिकतर लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। बड़ी मुश्किल से 12 लड़कियां केस दर्ज कराने के लिए तैयार हुई।
जब ये बात रसूखदार परिवारों को पता चली तो उन्होंने इन 12 लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया, जिस कारण 10 लड़कियों ने अपने नाम वापस ले लिए। फिर बची हुई 2 लड़कियों ने 16 अपराधियों की पहचान बताई, जिनमें से पुलिस सिर्फ 11 को अरेस्ट कर पाई। आप सोचिए, 250 से अधिक लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन मात्र 2 लड़कियां हिम्मत करके केस दर्ज करा पाई। आज ये लड़कियां संभवतः 50 साल से ऊपर की महिलाएं बन चुकी हैं, इनके अपने परिवार हैं, लेकिन आज भी ये अपने साथ हुए उस घटना को भुला नहीं पाती हैं। क्या लड़कियों को इंसाफ मिला? लड़कियों की बताई हुई पहचान के आधार पर 16-17 आरोपियों को पहचाना गया। एक अलमास महाराज तो छोड़ करके मतलब यहां से छोड़ करके विदेश में चला गया। अलमास महाराज अमेरिका के न्यू जर्सी में चला गया। बाकी जो 5 आरोपी बड़े निकले, सोहल गनी, इकबाल, जमीर, सलीम, उनको छोड़कर सभी की सजाएं पूरी हो चुकी हैं। जिनकी सजाएं पूरी नहीं हुई, आज वो जमानत पर हैं। 100 से ज्यादा लड़कियां आज भी इंसाफ के लिए कोर्ट में अपने मामले को दर्ज कराकर वो अपने साथ हुई हैवानियत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। 100 से ज्यादा लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। 2018 में इस मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। आरोप है कि अजमेर के ब्लैकमेल कांड में फारूक, नफीस के साथ अनवर, मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, सलीम, शमशुद्दीन वगैरह वगैरह जो इसके अंदर शामिल थे, वो अपने फार्म हाउस और पोल्ट्री फार्म में ले जाकर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार किया करते थे और अश्लील फोटोज के माध्यम से ब्लैकमेल किया करते थे। अजमेर के सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी को 26 साल बाद गिरफ्तार किया गया। क्या उन्हें सजा मिली? ब्लैकमेल कांड को अदालत ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक और पॉक्सो कोर्ट के बीच में जब यह घूमता रहा, 17 लड़कियों ने जब अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज्यादातर गवाही देने से जब मुकर गई, तो 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 दोषियों को सजा घटाकर 10 साल की सजा कर दी और इसके आधार पर 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा फारूक को भी दोषी ठहराया गया, जिसने दिमागी तौर पर अपने आप को पागल घोषित करवा दिया था। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती को आजीवन कारावास की सजा को घटाते हुए कहा कि वह जेल में पर्याप्त समय काट चुका है। 2012 में चूंकि सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रह चुका है, तो उसे रिहा करवा दिया गया। नफीस फारूक चिश्ती जो मुख्य आरोपी थे, वे आज भी पूरी शान से जीवन जी रहे हैं। उधर पीड़िताएं हैं जो अदालत के लिए मिल रहे समन से परेशान होकर अब कोर्ट में हाजिर पेशी के बयानों के लिए आना बंद कर दिया है। बताया जाता है कि इस ब्लैकमेल कांड में शामिल अधिकतर महिलाएं अब दादी नानी बन चुकी हैं। उन्हें पेशियों पर आने के लिए घर से झूठ बोलकर निकलना पड़ता है। आपको इस पूरी घटना के बाद में क्या मैसेज मिलता है? क्या आपने इस पूरी घटना को जब सुना तो आपको एक बात समझ में अब तक नहीं आई, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तत्काल प्रभाव से संभलने की। संभवतः आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह कुछ मुट्ठी भर लोग सैकड़ों की संख्या में लोगों पर अपना भय बनाकर उन पर दरिंदगी करते हैं, उन पर शासन करते हैं और उन्हें मनोवांछित तरीके से दुरुपयोग करते हैं। साथियों, कायरों की भीड़ है, हमारा डरना कायरता दर्शाता है। कायरों की भीड़ पर एक दुस्साहसी युवक या व्यक्ति बंदूक लेकर उन पर शासन कर लेता है। तभी तो आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी प्लेन को हाईजैक करने के लिए 2 आतंकवादियों ने बंदूक के बल पर उन्हें हाईजैक कर लिया। या फिर कभी आपने सुना होगा कि पूरी की पूरी स्कूल को बंधक बना लिया 2 बंदूकधारियों ने, पूरी बैंक को बंधक बना लिया एक चक्कू लिए हुए युवक ने। ऐसे ही 250 युवतियों के साथ बलात्कार हो गया कुछ युवकों के द्वारा, यह समझने से कि तुमने अगर बताया तो तुम्हारा इंसल्ट हो जाएगा। ये हम कैसे समाज में जीते हैं, ये आत्मचिंतन का समय है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आज जो व्यक्ति डरता है वो इस समाज के अंदर डर कर जिंदगी भर, देखिए जिसके साथ बुरा हुआ ना, वो समाज में भले ही किसी को ना पता चले, लेकिन अंदर से वो खुद पहले ही मर चुका है, आत्मा उसकी मर चुकी है। समाज के कुछ लोगों के बीच में अपनी अच्छी इमेज को लेकर वो जी भले ही रहा हो, लेकिन उसके अंदर का उसका आत्मसम्मान खत्म हो चुका है। खत्म हुए आत्मसम्मान को अगर गुस्से में अथवा बदले में बदला जाए, तो वो महिलाएं पहले अगर खड़ी होती तो ये सब आरोपी सलाखों में होते। वो पहली लड़की जिसके साथ में पहली बार ब्लैकमेलिंग की घटना के साथ बलात्कार हुआ, अगर वो साहस जुटाती तो शायद इतनी लड़कियों के साथ इतना दुराचार नहीं होता। समाज में आवश्यकता है आत्मविश्लेषण की। आवश्यकता है कि जब हम अपने अपने बारे में सोचते हैं कि बस मैं क्यों, बस इसी के साथ में समाज का पतन शुरू हो जाता है।
और आपके ऊपर कुछ इसी तरह के दुराचारी लोग या फिर अनैतिक लोग आप पर शासन करने लगते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस घटना पर या समाज को लेकर आप क्या सीख देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।